सोचिए कोई आपके सामने एक ऐसी मशीन लाकर रख दे जो पूरी तरह से लीगल है, हर साल बेतहाशा मुनाफा दे रही है और आपको बस एक कागज पर साइन करना है। कोई भी तुरंत साइन कर देगा। बिल्कुल। लेकिन आप उस मशीन को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो एक टोकरी में $100 मिलियन रखकर उसमें आग लगाने जैसा है, और वहां से खाली हाथ चले जाते हैं। मतलब सुनने में एकदम पागलपन लगता है ना? लेकिन वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर ने बिल्कुल यही किया था। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे अनोखे सिद्धांत को डीकोड कर रहे हैं। और हमारा सोर्स है मशहूर हेज फंड मैनेजर मोनीश पब्राई का वो हालिया गेस्ट लेक्चर जो उन्होंने ओमाहा की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में दिया था। एग्जैक्टली। हम अक्सर ये ढूंढते हैं कि पैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन पब्राई ने बफेट और मुंगेर के नजरिए से ये समझाया है कि असली दौलत इस बात से बनती है कि आप ये पहचान सके कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। सही बात है। इसे ही इन्वेस्टिंग में इन्वर्जन या विपरीत सोचने की कला कहते हैं। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है यार, ये एक पूरी मानसिकता है। बिल्कुल। हम हमेशा उन कंपनियों या आइडियाज के पीछे भागते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को रातों रात दोगुना कर दें। लेकिन अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज तभी काम करता है जब उसमें कोई बड़ी रुकावट ना आए। मतलब पैसे का लगातार बढ़ते रहना जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक बार आपका पैसा 50% गिर गया ना, तो उसे वापस उसी लेवल पर पहुंचने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए होता है। उफ, 100%? ये तो बहुत मुश्किल है। वही तो। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स का पहला नियम ये खोजना नहीं है कि सबसे तेज रिटर्न कहाँ मिलेगा, बल्कि ये खोजना है कि कौन सा बिजनेस बुनियादी रूप से इतना शोषक या कमजोर है कि वो लॉन्ग टर्म में पक्का डूब जाएगा। तो इस बात को जमीन पर उतारने के लिए सबसे पहले एक ऐसे मॉडल को समझते हैं जो पूरी तरह से सक्सेसफुल है। चार्ली मुंगर, जिसे अल्टीमेट विन 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 इकोसिस्टम कहते थे। कॉस्को? हाँ, कॉस्को। हम सभी जानते हैं कि कॉस्को कितनी बड़ी और सफल कंपनी है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। पब्राई के लेक्चर में बताया गया है कि कॉस्को अपने किसी भी प्रोडक्ट पर 15% से ज्यादा का मार्जिन नहीं रखता। और उनका वो मशहूर हॉट डॉग कॉम्बो? अरे हाँ, उनके फूड कोर्ट में हॉट डॉग और सोडा दशकों से सिर्फ $1.50 का ही मिल रहा है। कोई महंगाई का असर नहीं उस पर। बिल्कुल, और वो भी तब जब वो आसानी से दाम बढ़ा सकते हैं। यही मेरा सवाल है। वॉल स्ट्रीट तो हर तिमाही में बस मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। जब कॉस्को आसानी से 20 या 25% मार्जिन कमा सकता है और लोग फिर भी सामान खरीदेंगे, तो ये 15% की लिमिट क्यों? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब क्या ये एक तरह से शेयरधारकों के पैसों का नुकसान नहीं है? सतह पर देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो टेबल पर पैसा छोड़ रहे हैं, लेकिन कॉस्को का बिजनेस मॉडल मार्जिन पर नहीं टिका है, वो वॉल्यूम और वफादारी पर टिका है। वफादारी मतलब कस्टमर लॉयल्टी। एग्जैक्टली। जब एक ग्राहक के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये कंपनी मुझे कभी नहीं ठगेगी, तो वो बिना प्राइस टैग देखे अपनी कार्ड भर लेता है। वो $1.50 का हॉट डॉग कोई साधारण स्नैक नहीं है, वो एक तरह का मार्केटिंग टूल है। वो ट्रस्ट का सबसे बड़ा विज्ञापन है। और सिर्फ ग्राहकों के साथ ही नहीं, कॉस्को अपने कर्मचारियों को भी वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के मुकाबले 50% ज्यादा सैलरी देता है। वाओ, 50% ज्यादा। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? ज्यादा सैलरी तो सीधे बैलेंस शीट पर खर्चे के रूप में दिखती है ना? दिखती है, पर इसके पीछे कोई समाज सेवा नहीं है। ये एक विशुद्ध फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। रिटेल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खर्च पता है क्या होता है? हाँ। मार्केटिंग नहीं, टर्नओवर। मतलब कर्मचारियों का बार बार नौकरी छोड़ना और फिर नए लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेनिंग देना। अच्छा, हाँ, ट्रेनिंग में तो बहुत टाइम और पैसा जाता है। बिल्कुल। और कॉस्टको में ये टर्नओवर लगभग न के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके मौजूदा सीईओ ने कंपनी में एक फोकलिफ्ट ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की थी। फोकलिफ्ट ऑपरेटर से सीधे सीईओ? हाँ, तो जब कर्मचारी इतने लंबे समय तक टिकते हैं तो चोरी कम होती है, जिसे रिटेल में श्रिंक कहते हैं। काम में गजब की दक्षता आती है और ट्रेनिंग का करोड़ों का खर्च बचता है। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट है। यही वो विन विन ढांचा है। कागज पर शायद ये तुरंत अट्रैक्टिव न लगे, लेकिन दशकों तक ये एक ऐसा रक्षात्मक किला या मोट बना देता है जिसे कोई कॉम्पिटिटर नहीं तोड़ सकता। तो ये एनालॉजी तो एकदम साफ है कि ये एक ऐसा खेल है जहां कोई हारता नहीं है। ग्राहक, कर्मचारी, सप्लायर और शेयरधारक सब जीत रहे हैं। बिल्कुल। इसके ठीक उलट विन लूज मॉडल होते हैं, जहां कंपनी का मुनाफा तो बढ़ता है लेकिन किसी और का गला घोट कर।
हाँ, जैसे सप्लायर्स को परेशान करना। लाइक कोई बड़ी कंपनी अपने छोटे सप्लायर्स को 90 दिन तक पेमेंट ही ना दे। कंपनी को जो रुके हुए पैसे पर ब्याज मिल रहा है, लेकिन बेचारा सप्लायर नकदी के संकट से जूझ रहा है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ऐसे विन लूज मॉडल आगे चलकर बहुत बड़े खतरे पैदा करते हैं। जब भी उस सप्लायर को जरा से मौका मिलेगा वो किसी और के पास चला जाएगा या फिर वो क्वालिटी गिरा देगा। मतलब कोई भी सिस्टम जहां एक पक्ष फंसा हुआ महसूस करे वो लंबे समय तक टिके ही नहीं सकता। कभी नहीं। और अगर हम नैतिकता के आधार पर पक्के मुनाफे को ठुकराने की बात करें तो पबराई ने कॉनवुड टोबैको का एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी शेयर किया है। हाँ, 1986 का वो मामला। ये विन लूज सिस्टम की चरम सीमा है। बफेट और मुंगेर को कॉनवुड नाम की एक चबाने वाले तंबाकू की कंपनी खरीदने का ऑफर मिला था। और फाइनेंशियली वो कंपनी किसी सपने जैसी थी। अरे, उनका मार्जिन 22% था, जो आगे चलकर 55% तक पहुंच गया। सोचिए, 55%। मुंगर और बफेट ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद प्रित्जकर परिवार ने इसे खरीदा और अरबों डॉलर बनाए। अरबों डॉलर्स। अब यहाँ एक कैच है। सिगरेट के मुकाबले तंबाकू चबाने से कैंसर का खतरा सिर्फ 5% था। लेकिन जीरो तो नहीं था ना? जीरो नहीं था। पर मेरा एक सवाल है, अगर सब कुछ कानूनी तौर पर सही था और मुनाफा इतना पक्का था, तो क्या वे इसे खरीद कर इसका सारा प्रॉफिट कैंसर रिसर्च या किसी चैरिटी में नहीं लगा सकते थे? पूरी तरह से दूर क्यों भागना? ये बहुत ही नेचुरल सवाल है, लेकिन सोर्स के मुताबिक बफेट और मुंगर का सिद्धांत इस पर एकदम साफ था। नेगेटिव स्क्रीनिंग का पहला कदम ही यही है। क्या आप ऐसी चीजों से दूर रहें? हाँ, वे ऐसी किसी भी चीज के मालिक नहीं बनना चाहते थे जिसके प्रोडक्ट से लोगों की जान जाती हो, भले ही वो पूरी तरह लीगल हो। मतलब अगर बुनियादी तौर पर कुछ गलत है तो बाकी के फायदे मायने नहीं रखते। बिल्कुल, ये सिर्फ नैतिकता की बात नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बेसिक लेवल है। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लोगों को मार रहा है, तो आज नहीं तो कल समाज, नियम बनाने वाली संस्थाएं या अदालतें आपके खिलाफ खड़ी होंगी ही। मतलब आप लगातार एक लटकती तलवार के साए में बिजनेस कर रहे हैं। सही कहा। और आप उस सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे बढ़ावा देकर फिर परोपकार करने की बात नहीं कर सकते। मुंगेर का वो बयान जो आपने शुरू में दिया था कि $100 मिलियन में आग लगाने जैसा है। हाँ, वो इसी ओर इशारा करता है कि उन्हें पता था कि इसमें अथाह पैसा है, लेकिन वो उस पैसे की सोर्स से जुड़ना नहीं चाहते थे। खैर, कॉनवुड का मामला तो फिर भी साफ था, क्योंकि तंबाकू के नुकसान सबको सामने दिखते हैं। लेकिन कुछ विन लूज मॉडल इतने शातिर और छिपे हुए होते हैं कि दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी धोखा खा जाते हैं। उफ, बिल्कुल। जैसे पबराई ने वेलिएंट फार्मास्यूटिकल्स का केस डिस्कस किया। हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री में जिसे भलाई का काम माना जाता है, वहां भी ऐसी शोषक प्रवृत्तियां हो सकती हैं। वैलिएंट का मामला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि केवल स्प्रेडशीट पर नंबर देखकर इन्वेस्टमेंट करना कितना घातक हो सकता है। तो उनका बिजनेस मॉडल असल में था क्या? पबराय बताते हैं कि वे छोटी दवा कंपनियों को खरीदते थे, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D विभाग को पूरी तरह खत्म कर देते थे, जो कि किसी भी फार्मा कंपनी की जान होती है। बिल्कुल। और फिर उन जीवन रक्षक दवाओं के दाम बेतहाशा बढ़ा देते थे। अब सिकोया और बिल एक्मन जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स ने इसमें करोड़ों डॉलर लगाए। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग इतने स्मार्ट हैं फिर भी इस जाल में कैसे फंस गए। क्योंकि वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल मॉडल मुख्य रूप से फ्री कैश फ्लो को देखते हैं। अच्छा, तो सिर्फ कैश को ट्रैक करते हैं। हाँ, जब वैलिएंट ने रिसर्च के सारे खर्चे रातों रात खत्म कर दिए और दवाओं की कीमतें 10 गुना बढ़ा दी, तो उनका कैश फ्लो अचानक से आसमान छूने लगा। स्प्रेडशीट पर यह कंपनी एक पैसे छापने वाली मशीन लग रही थी। तो इन्वेस्टर्स को लगा कि मैनेजमेंट बहुत होशियार है, कॉस्ट कटिंग कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि फार्मा कंपनी का भविष्य रिसर्च पर ही टिका होता है। R&D को काटना ऐसा है जैसे सर्दी से बचने के लिए अपने ही घर के फर्नीचर को जला देना। वाह, आज आग अच्छी लग रही है लेकिन कल घर ही नहीं बचेगा। एकदम सही। और मरीजों को मजबूर करके उनसे मनमानी कीमत वसूलना एक अनसस्टेनेबल विन लूज मॉडल है। जो ग्राहक पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करता है, वो लंबी अवधि का बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता। और हुआ भी यही। राजनेताओं का ध्यान गया, जांच बैठी और वैलिएंट ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सबका भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वो ये नहीं देख पाए कि मुनाफा ग्राहकों का गला घोट कर आ रहा है। इसी शोषक व्यापार यानी प्रेडेटरी बिजनेस का एक और भयानक रूप क्रेडिट एक्सेप्टेंस नाम की कंपनी में दिखता है। वो सब प्राइम ऑटो लोन वाला मामला। हाँ, ये कंपनी उन लोगों को कार लोन देती है जिनका क्रेडिट स्कोर सबसे खराब होता है। और ब्याज दर पता है कितनी है? कितनी? 30 से 50% के बीच।
बाप रे, 50%! ये तो लीगल लूट है। बिल्कुल। और इसके पीछे की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग देखिए, वे सीधे ग्राहक को सारा रिस्क नहीं देते, बल्कि कार डीलर को भी इसमें रिस्क उठाने पर मजबूर करते हैं। मतलब डीलर भी फंसा हुआ है। हाँ, कागज पर ये बहुत स्मार्ट लगता है। डीलर को भी पैसे का कुछ हिस्सा लगाना पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखता है कि ग्राहक पैसे दे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। क्या करते हैं वो? उन्होंने कारों में एक जीपीएस स्टार्टर इंटरप्ट डिवाइस लगाया होता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी को डूबने से बचाने के लिए रस्सी फेंकना, लेकिन उस रस्सी पर कांटे लगे होना। कांटे वाली रस्सी, बहुत सही एनालॉजी है। अगर उस लोन में ग्राहक ने पेमेंट करने में 24 घंटे की भी देरी की ना, तो कंपनी रिमोट से कार का इंजन ब्लॉक कर देती है, कार स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सोर्स बताता है कि मुंगेर ने इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को सुनने के महज 60 सेकंड के भीतर रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ 60 सेकंड में? हाँ, उनका फिल्टर एकदम साफ था। वे किसी भी तरह की प्रेडेटोरी लेंडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। मुंगेर इस बात को समझते थे कि 50% ब्याज दर पर कोई भी आम इंसान अपना कर्ज चुका ही नहीं सकता। मतलब मॉडल इस भरोसे पर नहीं टिका है कि लोग लोन चुकाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये इस भरोसे पर टिका है कि लोग फेल होंगे, कार जब्त की जाएगी और उसे दोबारा किसी और मजबूर इंसान को बेचा जाएगा। यार, ये तो बहुत डरावना है। जो व्यापार अपने ही ग्राहकों की बर्बादी पर फलता फूलता हो, वो एक न एक दिन कड़े रेगुलेशन के बोझ तले दबेगा ही। एग्जैक्टली। इसलिए 60 सेकंड में मुंगेर समझ गए कि ये एक मॉरल और फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब है। अच्छा, ये तो हो गई छोटे शोषक व्यापारों की बात। लेकिन बड़े स्केल पर क्या होता है? मतलब जब कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, एकाधिकार या मोनोपोली बना लेती हैं, क्या बड़े स्केल पर हमेशा शोषण होता है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। इस पर ट्रांसटाइम और ब्लैकस्टोन का कंपैरिजन बहुत कुछ साफ कर देता है। ट्रांसटाइम वही एरोस्पेस पार्ट्स वाली कंपनी है ना? हाँ, ट्रांसटाइम हवाई जहाज़ों के छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी पार्ट्स बनाती है। और मज़ा देखिए, इन पार्ट्स को FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिली होती है। और क्योंकि ये मंजूरी लेना इतना मुश्किल और महंगा है, कोई और कंपनी पार्ट्स बनाती ही नहीं। कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसका फायदा उठाकर ट्रांसटाइम अपने दाम 10 गुना तक बढ़ा देती है। अब रक्षा विभाग हो या कमर्शियल एयरलाइंस, उन्हें मजबूरन वो कीमत देनी ही पड़ती है। तो ये भी एक तरह से मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। हाँ, मुंगेर ने इसे क्रूर और अनैतिक कहा था। ये पूंजीवाद का वो रूप है जहां कंपनियां स्केल हासिल करने के बाद ग्राहकों को बस निचोड़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, ट्रांसटाइम के केस में रक्षा विभाग कीमत चुका रहा है, पर आखिर में नुकसान तो आम टैक्स पेयर का ही हो रहा है ना। तो बड़ी कंपनियां शोषक प्रवृत्तियों से कैसे बच सकती हैं? इसके जवाब में सोर्स ब्लैकस्टोन जैसी विशाल इन्वेस्टमेंट फर्म्स का उदाहरण देता है। दुनिया भर के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं, उनके पास इतना अथाह पैसा होता है कि वो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, वो तो पूरा बाजार ही हिला देंगे। बिल्कुल, उन्हें ब्लैकस्टोन जैसी फर्म्स की जरूरत होती है जो इतने बड़े पैमाने पर पैसा लगा सके। मतलब ट्रांसटाइम एक मजबूरी का फायदा उठा रहा है, जबकि ब्लैकस्टोन एक एक्चुअल सुविधा दे रहा है। सही कहा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्लैकस्टोन अपने ग्राहकों को फंसाकर पैसा नहीं बनाता। अगर आप समझदारी से काम लें और बहुत ज्यादा कर्ज लेने से बचें, तो बिना शोषक बने भी बड़े पैमाने पर विन विन मॉडल चलाया जा सकता है। तो इतने सारे भ्रामक और अनैतिक बिजनेस मॉडल्स को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान इन सब से कैसे बचे? शेयर बाजार में तो 50,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। और यहीं पर वो मास्टर टूल काम आता है, इन्वर्जन तकनीक। इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट, मुंगेर का सबसे फेवरेट सिद्धांत। एग्जैक्टली। बजाय ये पूछने के कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इंसान को ये खोजना चाहिए कि इसे ना करने का सबसे छोटा कारण क्या है। मतलब आपको 50,000 स्टॉक्स में से बस कमियां ढूंढनी है और उन्हें रिजेक्ट करना है। हाँ, आप लगभग हर चीज को ना कह सकते हैं। आपको पता है, वॉरेन बफेट मुंगेर को द अबॉमिनेबल नो मैन कहते थे। द अबॉमिनेबल नो मैन? हाँ, मतलब जो इंसान हमेशा बस ना ही बोलता है। बिल्कुल, क्योंकि वे हर खराब आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर देते थे। पब्राई ने जनरल री के एक्विजिशन का भी जिक्र किया, जिसे बफेट ने अकेले ही किया था। हाँ, और वो काफी नुकसानदेह साबित हुआ था। अगर मुंगेर होते तो पक्का ना बोल देते। यही इन्वर्जन का फायदा है। ये नेगेटिव स्क्रीनिंग है। अगर कुछ भी जरा सा भी गलत लगता है तो उसे तुरंत छोड़ दें। तो डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका हुआ। और यही कारण है कि विन विन बिजनेस ढूंढना इतना मुश्किल है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो उनके रिटर्न्स इतने शानदार होते हैं, क्योंकि वे इन्वर्जन की हर कठिन परीक्षा पास कर चुके होते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो इन्वेस्टमेंट में या लाइफ में
सिर्फ ये खोजना जरूरी नहीं है कि क्या अच्छा है, बल्कि ये पहचानना ज्यादा जरूरी है कि क्या अनैतिक, विन लूज और शोषक है। बिल्कुल, इन्वर्जन हमें इन गड्ढों में गिरने से बचाता है। और इसे आम जिंदगी से जोड़ने के लिए पबराई के लेक्चर में उस 19 साल की लड़की का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो IRA अकाउंट वाला। एग्जैक्टली। कि कैसे 18 साल की उम्र में अपने रिटायरमेंट अकाउंट में केवल $5,000 डालना और कंपाउंडिंग को बिना रोके 15% की दर से बढ़ने देना आपको 68 साल की उम्र तक $5 मिलियन दे सकता है। $5 मिलियन। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना पैसा शून्य न कर लें। सही बात है। और इस सिद्धांत को जीवन में लागू करने के लिए पबराई एक और सलाह देते हैं, अपने दोस्तों का भी नेगेटिव स्क्रीनिंग करें। ये बहुत पावरफुल है। हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपसे बेहतर हैं, और जो लोग आपको पीछे खींचते हैं उनके लिए एक हार्श ग्रेडर बने, मतलब उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करने में संकोच न करें। क्योंकि खराब संगत भी एक विन लूज सिचुएशन ही है। एकदम सही। तो अंत में जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक नया विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। अगर हम इन्वेस्टमेंट और दोस्तों की ही तरह अपनी रोजमर्रा की आदतों पर भी इन्वर्जन लगा दें तो मतलब आदतों को इन्वर्ट करना दिलचस्प है। हाँ। हम हमेशा सोचते हैं कि सफल होने के लिए मुझे आज कौन सी अच्छी आदत अपनानी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद से पूछें कि ऐसी कौन सी एक आदत है जो निश्चित रूप से मुझे फेल कर देगी? ओफ, ये तो बहुत ही डीप है। और बस उस एक आदत को, उस एक विन लूज आदत को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंके। सोचिएगा जरूर। बहुत ही शानदार विचार है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इन्वर्जन को अपनी लाइफ में ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या बदलता है।